वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है वो क्या है, और यदि जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कुछ डिस्टरबेंस होते हैं तो उसका रीज़न क्या है, कितने टाइप के होंगे, कैसे डायग्नोज किया जाएगा कि कौन सा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हुआ है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाएगा। तो आज की क्लास में जो भी लोग नए हैं चैनल पर, मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में आपको डेली और यहाँ पर डेली जो MCQ बेस्ड क्लासेस तो होती ही होती हैं, वीक में 2 या 3 क्लासेस आपकी थ्योरी बेस्ड रहेंगी, जिसमें हमारा मेन फोकस गायनिक बेस्ड डिसऑर्डर पे रहेगा। जो गायनेकोलॉजी से रिलेट करती हुई छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग होती है प्रोसेस, हर एक चीज़ है जो प्रोसेस में होती है। तो डिसऑर्डर के पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है वो क्या है और किस तरीके से नॉर्मल प्रोसेस होती है। द प्रोसेस इन अ वुमन ऑफ डिस्चार्ज ब्लड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एट इंटरवल ऑफ अबाउट 1 लूनार मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो एज होती है वो होती है कितनी, 13 साल के बाद। क्या है, 13 साल के बाद से लेके मेनोपॉज तक, मतलब पीरियड्स स्टॉप होते हैं जब तक, क्या है 13 साल की उम्र से लेके पीरियड्स स्टॉप होने तक जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन है। इसमें ब्लड आएगा, कुछ डेब्रिस मटेरियल्स आएगा। तो यहाँ पर एक क्या है, पूरी प्रोसेस है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती है। यदि इन केस कंसीव करने के बाद स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है 2-4 ड्रॉप में, लेकिन यदि ज़्यादा ब्लीडिंग होती है दैट मीन्स मिसकैरेज हो गया है। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी 4 फेजेस होती है, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। सबसे पहली चीज की नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या है, मीनार्ची, जो कि एक एवरेज गर्ल में हम बात करें तो वो होती है 13 साल, कितनी, 13 ईयर तक। मीनार्ची का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब भी पहला मासिक धर्म आए उसको क्या कहा जाता है, मीनार्ची। और ड्यूरेशन तो जनरली 2 से 7 दिन का, लेकिन कितना, 2 से 7 दिन। एक एवरेजन हम बात करें, औसतन बात करें तो 5 दिन का, कितना, 5 दिन तक जो ब्लड फ्लो होगा स्टार्टिंग के 2-3 डेज ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा नहीं है। तो यदि कितना हो जाए, 2 से 7 दिन, एक एवरेज ड्यूरेशन माने तो 5 दिन। यदि लेस देन 2 डेज तक, मतलब कि 2 दिन से भी कम ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। कुछ लोगों में आपने कुछ वुमेन्स में सुना होगा कि मेरे तो 2 दिन में पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या है, हाइपोमेनोरिया, वो भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा होती है यदि 7 दिनों से ज़्यादा तक ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस चलती रहे तो ये क्या कहलाएगी, मेनोरेजिया। क्या है, मेनोरेजिया। अमाउंट की बात करें हम तो नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो होता है 30 से 80 ml तक, औसतन 50 ml, कितना, 50 ml तक ब्लड लॉस होता है पूरे 7 दिन के पीरियड्स में, एक एवरेज बात करें हम तो। और डेली 3 नैपकिन पर डे। लेकिन जब यही अमाउंट 80 ml से ज़्यादा हो जाए तो मेनोरेजिया में हो गए, जो हमने बात की कि 7 दिनों से ज़्यादा तक यदि पीरियड्स चले। और यदि 30 ml से कम हो जाए तो हाइपोमेनोरिया। हाइपोबर्ड जहाँ भी जुड़ जाए मतलब क्या है, कम हो रहा है कुछ। मैनो मतलब पीरियड्स है, रिया मतलब कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जो नॉर्मली ये देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसकी 4 फेज होती हैं, कितनी, 4 फेज होती हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज, इस फेज को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरी होती है फॉलिकुलर फेज, आफ्टर पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल फेज है इसके बाद क्या होता है, हमारी जो ओवरीज हैं जो क्या करती हैं, एग रिलीज करती हैं। हर महीने क्या करेंगी, एग रिलीज करेंगी। तो जो फॉलिकुलर फेज है, जो यहाँ पर फॉलिकल्स है इसके अंदर एग डेवलप होगा, तो ओवरी हर महीने क्या करती, एक एग रिलीज करती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन फेज। क्या है, ओव्यूलेशन फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, एग रिलीज किया जाएगा। ओव्यूलेशन फेज में बनेगा क्या है, एग है जो बनेगा, एंडोमेट्रियम क्या होगी, थिकनिंग होगी। लेकिन जब यही एंडोमेट्रियम की सेडिंग होती है पीरियड्स में, जो यूट्रस की क्या है, इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, इसकी थिकनिंग, सेडिंग होगी। सेडिंग का मतलब थिक रहेगी, मतलब मोटी है, धीरे धीरे सेडिंग होगी, मतलब जो डेब्रिस सेल्स हैं वो सब क्या आएंगी, बाहर आएंगी। तो एक और माइथ्स होता है कि पीरियड्स में जो शरीर का गंदा खून है वो बाहर निकलता है, तो ऐसा नहीं है। जो ब्लड आपके अंदर फ्लो हो रहा है वही ब्लड बाहर आता है, तो इसको गंदे खून में जो कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहली चीज कि यहाँ पर क्या क्या है जो रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो जो हार्मोन है एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो लाइनिंग मैंने बात की, इसमें क्या होगी, शेडिंग होती है एवरी मंथ। तो जिनमें यदि पीरियड्स नहीं आते हैं या ज़्यादा आते हैं तो उनमें यूट्राइन कैंसर के या फिर कुछ अदर कंडीशंस कॉज होने के भी जो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब 2 हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ाया गया था टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल क्या है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है। वैसे ही फीमेल में जो सेक्सुअल हार्मोन कंसीडर किया जाता है वो कहलाता है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, इसको थिक करने का काम करेगा। क्या करेगा, थिक करने का काम करेगा। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है क्या करेगा, कॉजेज द लाइनिंग टू सेड, मतलब सेडिंग। सेडिंग का मतलब बाहर जो एंडोमेट्रियम आपकी लेयर है यूट्रस की, उसको सेट करने का काम करेगा, मतलब बाहर निकालने का काम करेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। जब लेकिन यदि कंसीव करने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन है कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करती है, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम इस प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो ये क्या है, यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रेगुलर अच्छे से जानी है तो प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्या करेगा, लाइनिंग की जो शेडिंग है उसको क्या करेगा, अच्छे से मैनेज करने का काम करेगा। लेकिन जब ये नहीं होता है तो कुछ केसेस में मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा क्या, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखिए कि बिफोर पीरियड्स यूट्रस कैसी रहेगी और ड्यूरिंग पीरियड्स कैसी रहेगी। जो थिक लाइनिंग है किसने की, एक ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज कौन करता है, जो ओवरी दिख रही हैं दोनों साइड पेयर में होती हैं, इनमें कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन। वही क्या काम करते हैं, थिक करने का काम करते हैं। लेकिन जब पीरियड्स आते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, तो उस दौरान ये जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है इनमें क्या होगी, शेडिंग होगी। शेडिंग का मतलब है कि ये जो ब्लड है यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या आएगा, थिकनिंग है वो क्या होगी, कम होगी, ब्लीडिंग होगी। तो क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इसके लिए एक अच्छा रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर रीज़न क्या हो सकते हैं कि जो नॉर्मल जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन होना चाहिए, 2 से 7 दिनों तक होना चाहिए। एवरेज 5 दिन तक 30 से 80 ml ब्लड लॉस होना चाहिए। यदि कम होता है तो क्या है, ओलिगोमेनोरिया भी कह सकते हैं आप, या फिर हाइपोमेनोरिया कह सकते हैं। यदि ज़्यादा होता है तो मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया टर्म है जो यूज़ किया जाएगा। अब ये बेसिक थिंग्स हो गई, क्या है, बेसिक थिंग्स हो गई। अब लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रीज़न है वो क्या हो सकते हैं इसके लिए। पहला तो होता है एनाटॉमिकल रीज़न। पीरियड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने का जो एक रीज़न होगा, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो जो एनाटॉमिकल रीज़न होंगे, तो ये एनाटॉमिकल रीजन्स में क्या हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। 40 हफ्तों तक के लिए जो सजेस्ट हो जाएगी ब्लीडिंग, वो क्या कहलाएगी, प्रेगनेंसी में होने वाला एमनोरिया है, जो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे। फिर है जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज, मतलब मोलार प्रेगनेंसी या फिर नॉन वेयाबल प्रेगनेंसी, जैसे जो प्लेसेंटा भी बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो मोलार प्रेगनेंसी का मतलब इस तरीके से सब चीज़ें बनेंगी लेकिन वहाँ पर एम्ब्रियो है ही नहीं। क्या एम्ब्रियो है ही नहीं, तो उसको कहा जाएगा मोलार प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल सैक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो बेबी है, फीटस है, वो डेवलप नहीं होगा। उसके पहले हम बात करेंगे कि क्या है जो डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो कंडीशन है, क्या हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब आपने समझा। अब डिसऑर्डर की बात करेंगे, फिर आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं इन चीज़ों में। तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एज एन एवरेज 28 दिन से एक नॉर्मल एवरेज साइकिल कंसीडर की जाती है। कितनी, 28 दिनों की, 28 डेज की। लेकिन कुछ रीजंस के कारण 40 दिन हो जाती है। कुछ में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, कुछ में बहुत कम होगी। एमनोरिया, डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सब क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का एनाटॉमिकल कॉज क्या है, एक तो हो सकता है प्रेगनेंसी की जो पीरियड्स स्टॉप होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनोरिया। इसका मेन रीज़न होता है क्या, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कंसीव करने के बाद आपने देखा कि मेरे पीरियड्स 23 फरवरी को आते हैं लेकिन नहीं आए, आप 2-3 दिन वेट करेंगे, यूपीटी करें, इनकेस आपका पॉजिटिव आ जाता है दैट मीन्स प्रेग्नेंट हैं आप। प्रेग्नेंट हैं तो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे।
तो 40 वीक तक इसको कंसीडर किया जाता है। एक और केस में पीरियड्स नहीं आते हैं, वो है क्या, मोलार प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज। कुछ केसेस में यूपीटी टेस्ट आपने किया, पॉजिटिव आया, स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग में ग्रेप जैसे जो अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे क्लस्टर्स में देखने को मिलेंगे आपको, तो वो क्या है यहाँ पर, मोलार प्रेगनेंसी। दूसरा एनाटॉमिकल कॉज हो सकता है क्या, सर्वाइसाइटिस, मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, जो सर्विक्स जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के कारण सर्विक्स में इन्फेक्शन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है। एंडोमेट्राइटिस, जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर क्या हो, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो वैसे केस में भी क्या है, वैसे केस में भी एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्राइटिस में इन्फेक्शन है, तो उस कारण भी यहाँ पर क्या है, मेंस्ट्रुअल कंडीशन है जो डिस्टर्ब हो सकती हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग का मतलब आफ्टर इंटरकोर्स जो ब्लीडिंग हो जाए तो उसको कहा जाता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। पॉलिप्स का मतलब है कि कुछ यूट्राइन पॉलिप्स रीजन हो सकते हैं या फिर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, किसी ना किसी अलग तरीके से है जो कंडीशन है जो कॉज कर सकती हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं, अब वो मेरेना हो जाए या फिर पैरागार्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर इसके कारण भी एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो सकती है। इसका जो फर्स्ट क्या होता है, एक साइड इफेक्ट होता है आईयूडी का, वो यही होता है, पहला ब्लीडिंग, दूसरा पेन। नेक्स्ट यहाँ पर कॉज हो सकता है लियोमायोमा, जिसको हम कहेंगे फाइब्रॉइड्स। क्या है, फाइब्रॉइड्स। अब ये फाइब्रॉइड्स सब म्यूकोसल हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल हो सकते हैं, या फिर जो फंडल एरिया है वहाँ पे हो सकते हैं। किसी भी यूट्रस के किसी भी एरिया में फाइब्रॉइड्स का डेवलप होना, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर इसको, फाइब्रॉइड्स। तो अब यहाँ पर ये तो हमने क्या है, एक जनरल कॉज पढ़े कि इनके कारण प्रॉब्लम्स है जो डिस्टर्ब हो सकती हैं पीरियड्स आने में, या फिर जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। अब पर्टिकुलर जो डिसीजेज, जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं कि क्या टाइप है, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एमनोरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं। हाइपोमेनोरिया मतलब स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, दैट मीन्स कि 30 ml से भी कम या फिर ड्रॉप में पीरियड्स आ रहे हैं, वो भी 2 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। ओलिगोमेनोरिया, इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन मतलब 35 दिन से ज़्यादा होगा तब भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो बिल्कुल कम ब्लीडिंग हो रही है, वो क्या, ओलिगोमेनोरिया। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, 80 ml से ज़्यादा। मेट्रोरेजिया मतलब पीरियड्स जो हैं आपके, क्या है, पीरियड्स हैं उसके बीच बीच में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वो। और मेनोरेजिया, यहाँ पर मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया दोनों कंडीशन डेवलप हो गई कि हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है, कब, पीरियड्स में भी, और यहाँ पर बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब यहाँ पर फर्स्ट पढ़ेंगे हम एमनोरिया। एमनोरिया 2 तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी का मतलब कभी भी पीरियड्स आए ही नहीं। सेकेंडरी जो कि प्रेगनेंसी कंसीव के कारण या फिर कुछ और अदर रीजन हो सकते हैं। सो प्राइमरी एमनोरिया मतलब इज अ फेलियर ऑफ मेंसेस टू अकर बाय आइदर, या तो 16 साल हो गए, 16 साल की उम्र तक हो गई, जनरली 13 साल में आ जाते, लेकिन 16 साल तक की उम्र हो गई तब भी पीरियड्स नहीं आए हैं, या फिर एज 14 साल तक हो गई लेकिन उस जो भी गर्ल चाइल्ड है उसमें प्यूबर्टी के लक्षण ही नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो वो केसेस, मतलब प्राइमरी का मतलब कभी भी नहीं आए हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना, एक्सिलरी हेयर्स का आना, ये सब क्या है, प्यूबर्टी। फर्स्ट पीरियड्स का आना कहलाता है क्या, मेनार्ची। अब यहाँ पर क्या क्या रीजन हो सकते हैं प्राइमरी के, तो 2 तरीके का होता है, एक होता है सेकेंडरी का मतलब है कि पहले पीरियड्स आते रहे लेकिन आफ्टर दैट क्या हो गए, स्टॉप हो गए आना। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी या फिर ओवुलेटरी एमनोरिया। ओवुलेशन वर्ड यूज इसके लिए किया गया क्योंकि जो पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं तो ओवुलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं बनेगा जब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या है यहाँ पर प्राइमरी और ओवुलेटरी एमनोरिया। बहुत ज़्यादा वेट गेन, मोटापा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होना,
मतलब या तो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होना है या ओवरी में प्रॉब्लम होना है। स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है, कभी कभी पीरियड्स भी स्टॉप हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है यहाँ पर बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खाएंगे, मोटे होने के चक्कर में वॉमिटिंग भी कर देंगे। फिर यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो नाउअडेज बहुत कॉमन है, सिस्ट टाइप की ओवरीज में बनेगी, फ्लूइड फिल्ड होगा जिसके कारण प्रॉपर एक एग रिलीज नहीं हो पाएगा, वो रीजन हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, टर्नर सिंड्रोम, इनपरफोरेटेड हाइमेन, क्रॉनिक इलनेस मतलब लंबे समय से कोई बीमारी हो, प्रेगनेंसी, सिस्टिक फाइब्रॉइड या फिर कुछ हार्ट डिसीज या फिर ओवेरियन एड्रिनल ट्यूमर्स, ऐसे केसेस में प्राइमरी मतलब कभी भी पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब चीज़ें लाइलाज है, पीसीओडी ट्रीट किया जा सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर ठीक हो सकते, स्ट्रेस कम किया जा सकता है। यदि कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उसको भी चेक करके यदि कुछ सोल्यूशन होगा तो डॉक्टर मतलब मोस्ट ऑफ दी केसेस में ट्रीट हो जाता है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जनरली पहले पीरियड्स आए, आफ्टर दैट स्टॉप हो गए, आफ्टर दैट स्टॉप हो गए, तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी एमनोरिया। नेचुरल रीजन तो इसका होता है क्या, नेचुरल रीजन क्या होगा, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जैसा मैंने कहा पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। मेडिकेशन और थेरेपी, जैसे आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तब भी हो सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट या फिर कीमोथेरेपी ले रहे हैं तब भी हो सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल कॉसेस में पीसीओडी इसका रीज़न हो सकता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। तो ये क्या है, कुछ रीजन्स हैं सेकेंडरी एमनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल। अभी देखिए यहाँ पर जो एक फ्लो चार्ट दिया है इसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किन किन केसेस में है जो पीरियड्स आना स्टॉप हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जब आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके बाद मे बी 2 वीक तक ब्लीडिंग होती है, 3 वीक तक होती है, फिर स्टॉप हो जाती है। अब उसके बाद है जो यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो उस दौरान भी क्या होगा, एज अ लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड काम करती है। क्या है, लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड काम करती है तो भी पीरियड्स नहीं आते, कॉन्ट्रासेप्शन के कारण भी नहीं आएंगे, मेनोपॉज के कारण मतलब पीरियड्स परमानेंट स्टॉप हो जाएं और प्रेगनेंसी में नहीं आएंगे। कंजेनाइटल रीजन या तो एंड्रोजन रेजिस्टेंसी हो सकती है, हाइमेन का इम्पोर्फोरेशन हो सकता है, मिलेरियन डक्ट है जो यूट्रस है जो क्या है, तो ये 2 अलग अलग पार्ट में से बीच में से डिवाइड होती है, 2 पार्ट होते हैं, फिर वो एक हिस्सा बनाएंगे। यदि उसमें कुछ फेलियर हो जाए जब बच्चा यूट्रस में ही रहे उस दौरान तब भी, या फिर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम हो तब। एक्वायर्ड का मतलब है यहाँ पर कि सर्वाइकल स्टेनोसिस मतलब सर्विक्स क्या हो बहुत सक्रिय हो, एसरमन सिंड्रोम मतलब ब्लीडिंग हो रही लेकिन वो अंदर ही रह जाए, बाहर ही ना आ पाए, तो ये रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। और हार्मोनल, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होते हैं हार्मोन डिस्टर्बेंस होना। अब आप डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस में पेशेंट की एज पूछी जाती है कि उसका जो पहला पीरियड्स मिनार्ची जिसको कहेंगे हम, फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट मीन्स मिनार्ची कब आया था, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को है जो ऑब्जर्व किया जाए क्योंकि यही हार्मोन इनिशिएट करता है किसको, पीरियड्स आने में एफएसएच का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, यही इनिशिएट करता है। प्रोलैक्टिन और कैरोटिनॉइड है जो पेशेंट, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे, मेन तो यहाँ पे हार्मोनल लेवल चेक किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम तो नहीं है या ओवरी में प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। दूसरी जो सबसे कॉमन कंडीशन होती है वो होती है डिसमेनोरिया, मतलब कि पेनफुल पीरियड्स आना या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जिसको कह सकते हैं। ये जनरली नाउअडेज बहुत कॉमन हो गया है। कॉमन मैंने इसलिए कहा कि जब किसी भी गर्ल्स में पीरियड्स आना पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तो इनिशियल टाइम पर कुछ सालों तक जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 13 साल से लेके 50 साल तक कंसीडर की जाती है, 45 से 50 तक, उस दौरान में से, लेकिन जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं 13 साल से तो ये जनरली 28 या फिर 30 साल की उम्र तक जो डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है, पेनफुल पीरियड्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, धीरे धीरे जो अपने आप कॉमन हो जाते हैं, या तो जो इतने लंबे टाइम तक आते रहे तो आपको खुद उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जनरली जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं इनिशियल जो यंग एज गर्ल्स उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
इट अकर्स ऑनसेट अराउंड द टाइम दैट मेंस्ट्रुएशन बिगन, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तभी क्रैम्प्स आते हैं। जनरली ये 3 दिनों तक रहते हैं, जिसमें आपको पेन होगा कहाँ पर, थाइज में, लोअर एब्डोमिनल एरिया में, पेल्विस में। इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये सबसाइड हो जाएंगे धीरे धीरे। इसमें भी 2 रीजन होते हैं, एक तो ये पेन बिफोर और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। जिन लोगों को प्राइमरी का मतलब है जिनको पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं और पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले और जब स्टार्ट हो गए उस दौरान पेन हो, क्रैम्प्स आए। दूसरा होता है कि आफ्टर जो नॉर्मल पीरियड्स आते रहे हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनमें पेन फील हो, इनिशियल टाइम में नहीं हुए, जब उनके कुछ साल निकल गए उसके बाद हुए, तो ये इसके अलग रीज़न हो सकते हैं। एक कॉमन रीज़न यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर नेचुरल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन एम्ड एट शेडिंग इट्स लाइनिंग। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, किसमें, डिस्मेनोरिया के केस में। जब पेनफुल जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसमें जो पेनफुल आपको क्रैम्प्स आएंगे उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन है तब। अब सेकेंडरी रीज़न इसका यही हो सकता है, तो फाइब्रॉइड्स हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसका रीज़न यही है। सिम्टम्स, पेन होगा पीरियड्स के टाइम पर, डायरिया हो सकता है किसी किसी में, हेडेक हो सकता है, पूरी बॉडी में पेन फील होगा। और यूजुअल ऑनसेट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो इफ जब भी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, जैसे मैंने कहा मीनार्ची के टाइम से कुछ सालों तक रहते हैं, देन अपने आप पे सबसाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके रीज़न आपने पढ़ लिए। अब यहाँ पर इसके सिम्टम्स भी, जैसे मैंने कहा कि सिर दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, थाई में भी पेन हो सकता है, नोजिया होगा, डिजनेस फील होगी, सब क्या है इसके कॉमन लक्षण हैं। क्या है, सब कॉमन लक्षण है। ट्रीटमेंट के लिए तो जो पेन रिलीफ के लिए आप है जो यहाँ पर पेन किलर ले सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। डिसीज़ के लिए आप डाइट, एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट्स, होम रेमेडीज़ के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जब यदि सेकेंडरी हो, क्या हो, सेकेंडरी कॉज हो, तब यहाँ पर कुछ केसेस में यदि मान लीजिए फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए तो उसमें तो सर्जरी के थ्रू ही वो रिमूव किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो मतलब कम, मेनोरिया मतलब यहाँ पर पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग। ओलिगोमेनोरिया इज अ कंडीशन विच यू हैव इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और जनरली चाइल्ड बियरिंग एज में ही होगा। ऐसा नहीं कि चाइल्ड बियरिंग एज का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज, इस दौरान आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब पीरियड्स जनरली एवरी 21 to 35 डेज के अंदर आ जाए, क्या है, यहाँ पर जनरली जो नॉर्मल होते हैं वो होते हैं 28 दिन के। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की, यदि लेकिन 21 दिनों में आ जाए तो ओलिगोमेनोरिया कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, जो यदि 21 दिन से कम में आ जाए तो मेनोरेजिया कहलाएंगे। लेकिन यदि 35 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, ओलिगोमेनोरिया। क्या है, ओलिगोमेनोरिया। इसका रीज़न क्या होगा, वही हार्मोनल या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं उसके साइड इफेक्ट, ज़्यादा एक्सरसाइज, डायबिटीज़, हाई प्रोलैक्टिन लेवल है आपकी बॉडी में तो, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर वही बुलिमिया नर्वोसा है जो, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर में आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है। तो ये रीज़न यहाँ पे इसके हो सकते हैं। यहाँ पर ओलिगोमेनोरिया का मतलब वही है कि 35 दिन से ज़्यादा हो जाए तब भी पीरियड्स ना आए। इसके ट्रीटमेंट में वही डिपेंड करता है कि यदि आपकी लाइफ स्टाइल स्ट्रेसफुल है या फिर आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके थ्रू इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और इसका रीज़न है हार्मोनल पिल्स, थायराइड प्रॉब्लम, ईटिंग डिसऑर्डर, ज़्यादा एक्सरसाइज, और जो पीसीओडी की कंडीशन है वो यहाँ पर पेरीमेनोपॉज मतलब समय से पहले पीरियड्स आना, यदि परमानेंट सजेस्ट होना हो तो वो रीज़न भी यहाँ पे हो सकता है। फिर आता है मेनोरेजिया मतलब हैवी ब्लीडिंग, जिसमें ब्लीडिंग मोर देन 7 दिन से ज़्यादा तक जाएगी। ब्लड लॉस है जो यहाँ पर कितना 80 ml से ज़्यादा तक ब्लड लॉस हो सकता है, और एक केस 20 में से एक फीमेल को देखने में आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ केसेस में लेस देन 2 आवर में एक पैड है जो फुल हो जाएगा। 80 ml मेनोरेजिया का मतलब है क्या, यहाँ पर 80 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होना। मेट्रोरेजिया में 28 दिन की साइकिल है, क्या है, 28 दिन की साइकिल, लेकिन इसमें
एक दिन पीरियड्स आए, दूसरे दिन नहीं है हो रही ब्लीडिंग, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वो मेट्रोरेजिया। लेकिन मेनोरेजिया में यदि 7 दिन तक पीरियड्स चलते हैं तो इसमें 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, दैट मीन्स हैवी ब्लीडिंग। इसका रीज़न भी वही है कि या तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि यदि 7 दिन से ज़्यादा पीरियड्स रहे, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, वो यहाँ पे डिफाइन करेगा किसको, मेनोरेजिया को। अब यहाँ पर मेनोरेजिया का रीज़न वही कि यदि कुछ फाइब्रॉइड्स हो रहे हो, पॉलिप्स हो रहे हो, पीसीओडी की कंडीशन डेवलप हो रही हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केसेस में है जो ये कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इनको ट्रीट नहीं करा सकते, इसको ट्रीट किया जा सकता है। यदि थायराइड वाले हैं आप तो थायराइड का जो आपका डोज चलता है उसको मैनेज करके रखिए, पीसीओडी वाले हैं तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। नाउअडेज पीसीओडी की आपको यदि 10 लोगों से, 10 गर्ल्स चाइल्ड से या 10 से या 12 वुमेन से बात करेंगे तो उसमें से 8 को ये प्रॉब्लम है जो बहुत ईजीली निकल आएगी। तो यहाँ पर वही ओवुलेटरी डिसफंक्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब किसी को कुछ प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम है तो वो भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ भी हो सकती है, कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के केसेस में कंडीशन है जो हो सकती है। अब मेनोरेजिया में वही कि 2 घंटे से कम समय में एक टैम्पून या एक पैड फिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बार बार नाइट में भी पैड चेंज करने पड़ जाए, ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में आए तो देख के आपको डर लगे, तो ये और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए मेनोरेजिया में। तो ऐसे केस में यदि हार्मोनल समस्या है तो हार्मोन्स को है जो मैनेज किया जाएगा आपकी बॉडी में, योगा, थेरेपी, मेडिटेशन, इन सब की थ्रू भी इनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के आप ऐसा कुछ भी ना करें जो आपको लेने के देने पड़वा दें। नेक्स्ट आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब है कि पीरियड्स आने के पहले क्या है, पीरियड्स प्री मतलब पहले, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब पीरियड्स आने के 1 वीक पहले से ही क्या है, 1 वीक पहले से ही सिर दर्द होना, बैक पेन होना, मूडी टाइप का होना, इमोशनल डिस्टर्ब्ड होना, ये सब क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के क्या है, लक्षण हैं। इसका जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, जो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, वही हार्मोनल, मेन तो हार्मोनल रीज़न होगा, या फिर आप स्ट्रेसफुल रहते हो वो, या फिर आपको थायराइड समस्या हो वो कुछ, या फिर आपने, लेकिन यहाँ पर जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आईयूडी का रोल प्ले नहीं होगा। आईयूडी है तो ज़्यादा ब्लीडिंग में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर एक्नी होगी फेस पर, टेंडरनेस होगी ब्रेस्ट में, टायर्डनेस 1 वीक पहले से ही फील करेंगे, या तो नींद आएगी नहीं, स्टमक में अपसेट होगा, ब्लॉटिंग होगी, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, सिर दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, और लगेगी तो कुछ अच्छा खाने का मन होगा, मेमोरी में आप कुछ भी चीज़ काम कर रहे हो उस पर फोकस नहीं हो पाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, कभी कभी रोने का मन करेगा। इस तरीके से मैंने कहा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में फिजिकली के साथ साथ इमोशनल भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टेबल दी हुई है, इसके थ्रू आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। जो हमने डिसीज़ यहाँ पर डिसऑर्डर पढ़े हैं, पॉलीमेनोरिया, इंटरवल रेगुलर है, क्या है, इंटरवल रेगुलर है, फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा हो गई है, अमाउंट भी नॉर्मल है, लेकिन ये कितना है, लेस देन 21 दिनों में ही पीरियड्स है जो आ रहा है, पॉली मतलब बार बार, विद इन लेस देन 21 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, अमाउंट नॉर्मल हो रहा है, यदि 40 ml है तो उतना ही, फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है मतलब महीने में 2 बार तक आ जाए। मेनोरेजिया में इंटरवल रेगुलर है, फ्रिक्वेंसी नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, 7 दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है मोर देन, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है वो। ओलिगोमेनोरिया रेगुलर इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी कम हो गई मतलब ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, अमाउंट नॉर्मल यहाँ पे कहा है, लेकिन मोर देन 35 दिन के बाद पीरियड्स आएंगे इसमें। मेट्रोजिया रेगुलर है इंटरवल, फ्रिक्वेंसी नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, सॉरी मेट्रोरेजिया में क्या है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, क्या है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। अब मेनोमेट्रोरेजिया में मेनो का मेट्रो का, मेनो मतलब इरेगुलर इंटरवल है
और यहाँ पे ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब क्या है यहाँ पर, मेनोमेट्रोरेजिया। फिर आता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है जिसका रीज़न है जो या तो ओव्यूलेटरी रीजन हो सकता है, पेनेवुलेटरी साइकिल हो सकती है, मतलब जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके भी अलग अलग है जो रीजन्स हो सकते हैं। तो ये थे, मैंने जो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इसके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है, एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। एबनॉर्मल का मतलब या तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जनरली ज़्यादा ही होती है इसमें ब्लीडिंग। रीज़न इसके हार्मोनल हो सकते हैं या कंजेनाइटल रेयरली होते हैं, लेकिन हार्मोनल सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो आई होप आपको एक जो छोटा सा टॉपिक था क्लियरली समझ में आया हो कि कौन सा हार्मोन कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी कंडीशन क्या है। थैंक यू।